नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिनका नाम काफ़ी बड़े पर्दों पे, छोटे पर्दों पे, ज़मीनी तल पर, सामाजिक स्तर से, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक अपना ऐसा कदम बनाया है कि जिनका नाम किसी छोटे सुर्खियों में नहीं, बड़े सुर्खियों में लिया जाता है। हमारे आज खास मेहमान जो होने वाले हैं वो बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टर संजय सरोज जी होंगे। हम आपको बता दें दोस्तों कि हम इस वक्त हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर ज़िले में। हम बता दें आपको कि जौनपुर ज़िला वैसे भी उत्तर प्रदेश का माना जाना ज़िला है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की एक बाढ़ है। यहाँ हर एक समय अगर देखा जाए तो सिविल परीक्षा में 1, 2 बच्चे, 3 बच्चे हर समय जाते रहते हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो सिविल का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में जाते रहते हैं। तो इसी जौनपुर जनपद के थाना रामपुर के अंतर्गत हम हाजिर हैं ग्राम पचवल में। यहाँ डॉक्टर सरोज जी का निवास स्थान है। उनके निवास स्थान पे वो हमारे आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि पीछे एक अशोक बोरोनिका चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसी ट्रस्ट के माध्यम से डॉक्टर साहब हर समय अपने गांव के लोगों को सेवा देते रहते हैं। गरीब तबके लोगों को, हर एक व्यक्ति को निःशुल्क सेवा देना इनका कर्तव्य है और ये देते भी रहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। बाकी बातें जो होगी वो हमारे मेहमान से होगी। सारी हर एक प्रकार की प्रश्न आज आपके सामने रखेंगे, जानकारी के संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोगों से संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर संजय सरोज से होने वाली है। तो हल्की सी रुझाने हम बता दें कि डॉक्टर साहब कक्षा 6 तक की पढ़ाई इसी जौनपुर ज़िले के पड़ोसी ज़िला भदोही ज़िले में किए थे, जिसका विद्यालय का नाम है सुधा देवी लालता प्रसाद दरोपुर जनपद भदोही। मैं बता दूं दोस्तों कि 1991 के समय में इन्होंने कलकत्ता में गए। इनके पिताजी कलकत्ता में ही नौकरी करते थे, वहीं इन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई किया और जो कि वहाँ से पढ़ाई करने के बाद एक ऐसा समय डॉक्टर साहब ने परिवर्तन किया कि उस समय इन्होंने एक क्षेत्र में नहीं, मेडिकल क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने इंजीनियरिंग में भी क्वालिफाई किया है। हम आपको जानकारी दे दें कि 1999 में इन्होंने IIT क्वालिफाई किया था। फिर उसी 1999 में BHU PMT, उसके साथ साथ CPMT का भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो अगर देखा जाए तो एक गांव का व्यक्ति उस जगह पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। अब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं देंगे, आइए हम खास मेहमान से अब बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अपना बहुमूल्य समय आज आपने हमारे चैनल को दिया है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी, और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुहिम को जनता तक पहुँचाने का दायित्व लिया है और सबको ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि कोई किसी से कम नहीं है। अगर कोई कहीं पे भी मेहनत करे, कहीं पे भी कुछ भी करे तो सफलता ज़रूर मिलती है। और आपका समाज में काफ़ी अच्छा योगदान है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज को संचेतना दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न, आप कक्षा 6 की पढ़ाई आपने यहाँ जब किया तो क्या आपने कुछ ऐसी सपने देखा या? उस समय तो दिमाग में ऐसी कोई बातें होती नहीं हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे लगता था कि हाँ, पढ़ाई करना एक ज़रूरी चीज़ होता है। और उस समय कुछ हमारे मित्र जो थे जो पढ़ाई करते थे और पढ़ाई पे ही ध्यान रहता था उनका, और मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि उस समय मेरी क्या स्थिति होती थी कि वो पास होते थे या फेल होते थे, वो ठीक से मुझे याद नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जब आप कक्षा 6 की पढ़ाई यहाँ आपने किया, फिर इसके बाद पिताजी के पास आप कलकत्ता गए, तो वहाँ और यहाँ आपको पहले क्या अंतर दिखाई दिया? उत्तर प्रदेश बनाम कलकत्ता में क्या अंतर पहला दिखाई दिया बचपन में आपको? ये तो मतलब साफ साफ सवाल है, क्योंकि एक गांव से होके अगर शहर में हम जाते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन नज़र आते हैं। तो लेकिन परिवार में रहने के बाद और स्कूल पढ़ाई लगभग दोनों एक जैसे ही थे। यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई, ज़िंदगी में कोई ख़ास अंतर नहीं आया है। लेकिन होता ऐसे ही है कि एक गांव से उठ के अगर शहर में जाएँ तो ज़िंदगी का स्तर जो है वो बदल जाता है और वो ज़रूर कहीं ना कहीं फ़र्क डालता है ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब, आपका जो आपका सबसे बड़ा स्कोर अगर देखा जाए तो 1999 में आपने कैसे इंजीनियरिंग भी क्वालिफाई किया और CPMT और BHU PMT, ये कैसे पॉसिबल, मतलब कैसे हुआ?
शुरू में मेरा झुकाव मैथ की तरफ ही था जी और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा काफ़ी स्ट्रांग था जी और मेरे सारे मित्र जो थे वो इंजीनियरिंग की तरफ ही ज़्यादा ओरिएंटेड थे और इंजीनियरिंग बनना चाहते थे। अच्छा शुरू में मेरे मन में भी था कि मुझे जो है पायलट बनना है अच्छा या फिर मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनना है। अच्छा इसके लिए मैं नेवी में भी सेलेक्ट हुआ था, 10th पास करते ही नेवी में सेलेक्ट हुआ था। अच्छा अच्छा लेकिन फिर नेवी छोड़ के मैंने कोशिश की कि मर्चेंट नेवी में आईआईटी की तैयारी करूँ, मर्चेंट नेवी में जाऊँ। जी मर्चेंट नेवी के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि कलकत्ता में ऐसे मतलब शिक्षा प्रणाली है कि उसमें अब मैथ और बायो दोनों आप रख सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली जी जी ऑप्शनल हो जाता है। जी तो मैंने दोनों की पढ़ाई की और मुझे लगा कि एग्ज़ाम दिया जाता है वहाँ पे ऐसे ही सारे लड़के मिल के एग्ज़ाम देते, तो हमने भी एग्ज़ाम दे दिया। जी आईआईटी का भी दिया, मेडिकल भी दिया और किस्मत अच्छी थी कि दोनों में सिलेक्शन हुआ। अच्छा तो डॉक्टर साहब आपने आईआईटी क्वालिफाई किया, एक बहुत बड़ा देखा जाए आईआईटी एक अपने आप में वायदा रखता है। तो आपने मेडिकल क्षेत्र अगर चुना तो मतलब किसी कहने से या फिर कैसे ये क्षेत्र आपने लिया? हाँ, मेडिकल क्षेत्र चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो यहाँ पे मेरे छोटे मामा जी रामपति जी जो कि विद्यापीठ में रहते थे, उनके साथ रह के तैयारी करता था। जी तो वहाँ मैं लोगों को देखता था कि काफ़ी कष्ट में आते थे, इलाज करवाने आते थे। सुबह पहुँचते थे तो शाम को दिखा के वापस आते थे या फिर रात में आके ही बैठ के इंतज़ार करते थे। जी तो हमको लगा कि अगर डॉक्टर भी बनने से हम इनकी मदद कर सकते हैं तो एक अच्छा प्रयत्न रहेगा। अच्छा तो हुआ तो मेरा मेडिकल में काफ़ी जगह हुआ था जी जी और मेरे पास ये भी समस्या आ गई थी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ ज्वाइन करना जी है। जी लेकिन फिर लोगों ने बोला कि नहीं, घर के करीब अगर बीएचयू है तो बीएचयू ही बेटर ऑप्शन है। अच्छा अच्छा। बीएचयू, इसलिए बीएचयू मैंने चूज़ किया। तो डॉक्टर साहब आपने बीएचयू से एमबीबीएस फिर एमएस भी बीएचयू से ही आपने किया, फिर उसके बाद जो है कि आप कलकत्ता भी गए, लाइकोस्कोपी कोई कोर्स आपने वहाँ भी हाँ, किया? इसके बाद जब मैंने एमबीबीएस और एमएस कर लिया, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तब पर भी मुझे नहीं पता था कि मेडिकल फील्ड में इतनी ब्रांचेज हैं। अच्छा लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि अगर डॉक्टर है तो वो चीर-फाड़ ज़रूर करता होगा। जी जी तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, डॉक्टर जो चीर-फाड़ करता है उसको सर्जन बोलते हैं। अच्छा अच्छा तब मेरे मन में आया कि चलो क्यों नहीं सर्जन बने। अच्छा अच्छा सर्जन बनने के बाद फिर मुझे लगा कि सर्जरी में कुछ ऐसा किया जाए जो कि नया हो रहा हो। अच्छा। जैसे इसके बाद फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, जी, दूरबीन जी। से सर्जरी आई। जी जब मैंने दूरबीन की सर्जरी का ट्रेनिंग लिया तब तो रोबोटिक सर्जरी आ गई थी। जी, फिर नहीं। मैंने रोबोटिक में भी ट्रेनिंग लिया, रोबोटिक अच्छा। सर्जरी भी किया मैंने। अच्छा तो मेरी चाहत थी कि कुछ नया किया जाए और कुछ नया करते रहें जी लोग। जी जी और आज जो है लैप्रोस्कोपी में ट्रेन होने के बावजूद आज तक मैंने करीब 1000 से ज़्यादा सर्जन्स को ट्रेन किया है, सिखाया है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अच्छा अच्छा। रोबोटिक सर्जरी भी सिखाई है हमको। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप इस क्षेत्र में आए तो चीड़-फाड़ से कुछ कैसा मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मतलब अच्छा लग रहा था या फिर नया सीखने का जुनून था उस समय जब आप एमएस एमबीबीएस में थे? नहीं, डॉक्टर बनने के बाद मन में एक धारणा आ जाती है कि जैसे सामने वाला जो है ये मरीज़ है और इसका हमें इलाज करके ठीक करना है। अच्छा जैसे शुरू में तो ऐसा लगता है कि चीड़-फाड़ करना है, जी लेकिन धीरे-धीरे जब एक परिपक्व सर्जन बन जाते हैं आप तो मन में ये रहता है कि नहीं, इसे हमें ठीक करके भेजना है। जी तो होता क्या है कि बाद में ऐसी सर्जरी की जाती है कि सर्जरी में कहावत है कि पहले जो सर्जन होता है, नया सर्जन होता है, जी वो लहूलुहान सर्जन होता है हाँ और जैसे जैसे परिपक्व होते जाता है तो वो रक्तविहीन सर्जन हो जाता है। जी जैसे मेरी सर्जरी अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पे एक बूंद खून नज़र नहीं आएगा। अच्छा अच्छा हाँ, बिना ब्लड के, बिना काटे पीटे जो है वो सर्जरी हो जाती है हमारी। अच्छा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, जब आप एमबीबीएस और बीएचयू से एमएस किया फिर लैप्रोस्कोपी किया तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं प्राइवेट क्षेत्र में चलो मैं अच्छा पैसा कमाऊँ या फिर मैं क्यों यहाँ पढ़ा हूँ? ऐसा कभी आपके दिमाग में आया हो या लोगों का ऐसा कभी सुझाव आपको मिला हो? वो सब हो चुका है मेरी लाइफ में। अच्छा मैं गंगाराम में था तो उस समय मेरी सैलरी वहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए थी। उसको अच्छा। छोड़ के मैं यहाँ पे आया था जहाँ पे बीएचयू में सैलरी करीब 40-45 हज़ार थी। अच्छा अच्छा इसके अलावा मैं सिंगापुर के लिए भी ऑफ़र था, उसको भी छोड़ दिया मैंने। और
दुबई में भी था, वहाँ का भी ऑफ़र छोड़ दिया हमने। अच्छा अच्छा। तो ये सारे मेरे पास प्राइवेट के ऑप्शन अभी भी है, अभी भी लोग कॉल करते हैं हमें, लेकिन तो अभी मतलब आप मतलब अभी बीएचयू में हैं, सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ अच्छा लगता है कि प्राइवेट में अच्छा लगता है? यहाँ सबसे बड़ा बंधन जो है वो कि अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, जी क्योंकि अपने लोग हमारे लोगों को एक डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। जी पैसा तो हम कभी भी कहीं पे भी कमा सकते हैं, जी। लेकिन उनकी आवश्यकता जो है एक अच्छे डॉक्टर की है। अगर हम अपने यहाँ से पढ़ लिख के, अपने यहाँ से बढ़ के अगर अपने लोगों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो फिर वो पैसा बेकार का है ना, जी। वो ज्ञान बेकार का है अपना। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, जब आप 2009 में एमएस किए, फिर इसके बाद फिर गांव में जब आप आते थे तो लोग कैसा मिलते थे, नहीं मिलते थे, या आप उसके कैसे लोगों व्यवहार होता था उस समय एक मैं नॉर्मल तरीके से? लगभग जैसा था वैसे ही है। मेरे मामा जी हैं यहाँ पे और प्रधान जी हैं और रिश्तेदार हैं, जैसा मैं शुरू पहले था वैसा ही है। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब से मिलना है तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, या डॉक्टर से बात करनी है तो बहुत प्रयत्न करना है। जैसा पहले था वो लगभग वैसा ही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और, आप यहाँ निःशुल्क सेवा देते हैं, लगभग आपने बताया कि 2014 से आप यहाँ बैठे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो कैसा लगता है? आप अपने गांव में बैठे हैं और यहाँ से निःशुल्क सेवा जाता है, तो लोग आते हैं तो कैसा लोगों का लगाव होता है, या कहीं से रिस्पॉन्स आता है तो कैसा आता है? नहीं, ज़िंदगी के उस पल को हमने देखा है कि जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, जी तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना कम से कम कष्ट दे के उनको ठीक किया जा सके या इलाज किया जा सके, जी वो होना चाहिए। जी। तो उसी पथ पे चलते हुए मैंने सोचा कि क्यों नहीं निःशुल्क सेवा दी जाए उनको जो बनारस तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, तो यहाँ आप हर रविवार आप आते हैं डॉक्टर साहब, समय हम्म। देते हैं, तो लगभग कितने लोग आपके आसपास के लोग आपसे मिलने और दवा के बहाने आ जाते हैं? हर हफ्ते लगभग करीब 50 से 60 लोगों को हम यहाँ पे देख के जाते हैं, और इनमें से करीब 10-15 लोग ऐसे हैं जिनको हम बीएचयू ले जाते हैं, उनको इलाज मुहैया करवाते हैं, या और भी जिस तरह की मदद होती है वो करवाते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक ट्रस्ट भी बनाया है, अशोक बोरेनिल चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये ट्रस्ट बनाने का क्या उद्देश्य और किस लिए आपने ये इस मुहिम को शुरू किया? ये ट्रस्ट इसलिए बनाया गया था कि इसमें हम लोगों को जोड़ते जाएं। जो सक्षम हैं अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं वो अपनी सेवाएं दें, जो सक्षम हैं सेवाएं लेने के लिए हम उनको पहचानें और उनको सेवाएं दें। तो ट्रस्ट बेसिकली एक समूह बन जाता है जिसमें आज हमारे पास करीब 100 लोग जुड़े हुए हैं इस ट्रस्ट से, अच्छा अच्छा। जिसमें कि 70-80 डॉक्टर हैं, बाकी समाज सेवी हैं और शिक्षकगण हैं। तो जो जो जरूरत। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस ट्रस्ट के माध्यम से आप इसमें कौन कौन सी सेवाएं जनता के पास पहुंचा रहे हैं? इस ट्रस्ट के माध्यम से अभी तक मूलतः हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जी जिसमें कि हम यहाँ पे जो सर्विसेज हैं और निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य सेवा शिविर करीब हम लोग 1000 से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा शिविर अभी तक करा चुके हैं। जी इसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कैसे आपको कहाँ जाना है। अगर फाइनेंशियली वीक हैं, पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाए तो उनको भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अभी गत 2 साल में जो कोरोना के कारण लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो उसको भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि अच्छे से उनकी मदद कर पाएँ। उस समय मास्क, सैनिटाइज़र, दवाइयाँ, अन्न और भोजन के बहुत सारी सामग्रियाँ जो हैं हम लोगों ने वितरण किया, जो कि। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि लोग गांव के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। आप अक्सर केस बीएचयू में देखते होंगे कि बहुत कहीं कहीं मर्ज बहुत हावी हो जाता है लोगों के शरीर में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हो सके, लोग इस चीज़ को समझ सकें। निश्चय ही एक ये समस्या है और जो बनी हुई थी और बनी हुई है, उसी के संदर्भ में यहाँ पे मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ कि जिससे लोगों को जागरूक कर पाएँ कि आपको सबसे पहले बीमारी से बचना है, और इलाज तो बाद का फेज होता है, सबसे पहले बीमारी से बचना है। उनको अवगत कराना है कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, अपने आप को फिट बना के रखना है, कैसे संतुलित भोजन लेना है, और आवश्यकता पड़े तो जो भी आपके पास
डॉक्टर है या फिर हम हर हफ्ते आपके पास आ रहे हैं, जी पर उचित परामर्श लें। जी तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, किसी बीमारी को शुरुआती समय पे जो है जी पहचानने के लिए और उसका उपयुक्त इलाज करने के लिए। जी। डॉक्टर साहब ऐसा कोई हमें ये बताएँ कि आप जब बीएचयू में अभी भी हैं और बीएचयू में कोई ऐसा मरीज़ आता हो जो काफ़ी ज़्यादा मर्ज़ों से परेशान है लेकिन सही इलाज पैसों की खर्च कर देता है। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं तो उनको आप लोग किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? ज़्यादातर बीएचयू में जो मरीज आते हैं उनकी हालत ऐसी हो चुकी होती है जी, कि वो शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हो चुके होते हैं और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित हो चुके होते हैं। लेकिन हमें जो है कोशिश करना होता है कि हमें उनमें से भी उनको जो है जीवन दान और उपयुक्त हेल्थ स्वास्थ्य सेवाएं देके ही वापस भेजना है। जी, बहुत ऐसे मरीज भी होते हैं जिनको कि पैसों की काफ़ी कमी होती है, जी, जी, तो उनको हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से जी, कोशिश करते हैं कि मेडिसिन्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करके कुछ सेवाएं मुफ्त करा लें, या फिर और कहीं से भी दवाइयों का इंतज़ाम हो सकता है तो वो करवा के हम उन्हें जो है जी। इलाज के लिए उपयुक्त बना देते हैं। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस समय के बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे भी जा रहे हैं लेकिन ग्रामीण अंचल की अगर पढ़ाई देखी जाए तो बड़े स्तर पर नहीं जा पा रही है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों की क्या गाइडें होनी चाहिए या पेरेंट्स को क्या गाइड आप करना चाहेंगे उनके लिए? शिक्षा के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप खाएं या ना खाएं, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आप 2 दिन ना खाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 दिन ना पढ़ें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी, आपकी लाइफ को वो बदल के रख देगा। जी, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा कि बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो, जी, संघर्षमय रहो, हुँ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हुँ, तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कि आपको कहीं न कहीं ज़रूर आगे बढ़ाएगा। जी, इसलिए शिक्षा पे जोर देना चाहिए। और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी दुविधाएँ हैं जिसमें कि हम शिक्षा के रास्ते में जो है जी, असफल हो जाते हैं। जी, 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 इतने हमारे पास कष्ट हैं, इतने जी, हमारे पास बाध्यताएँ हैं, हुँ, इन सब के बावजूद भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, जी, किसी भी कंडीशन में पढ़ाना है। अगर कोई एक बच्चा पढ़ के निकल जाएगा तो आपके पूरे परिवार का संकट हट लेगा। तो ये ज़रूरी है कि शिक्षा को कभी छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो डॉक्टर साहब जाते-जाते आप अंत में लोगों से क्या अपील करेंगे और लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? और क्या लोगों से गुज़ारिश भी करेंगे पब्लिक से क्योंकि आपको काफ़ी लोग देखेंगे तो एक जो है कि ये होगा कि डॉक्टर बीएचयू के डॉक्टर साहब से बात हो रही है जो एक वहाँ अभी भी पोस्टेड हैं, तो क्या संदेश होगा आपका? मेरा आम जनता को यही संदेश है कि संघर्षमय रहिए, जी, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। जी, कि कुछ शारीरिक कसरत और कुछ एक्टिविटी करते रहिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत लग रही है तो जो नज़दीकी डॉक्टर हों या हमारे पास आएँ या कहीं बीएचयू में आएँ, वहाँ पे डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें और उसका निवारण करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी समस्याओं को लोगों से डिस्कस करें। जो बुद्धिजीवी हैं, जी, आपके जी, परिवार के सभी सदस्य, तो ज़रूर उनका निवारण मिलेगा। इसके अलावा आपको समस्याओं को झेलने या फेस करने की हिम्मत आती है। समस्या जहाँ है वहाँ समाधान है। जी। इसलिए अगर आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे तो ज़रूर आप एक उचित स्थान पे ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने धन्यवाद। बहुमूल्य समय दिया है। थैंक यू। धन्यवाद।